ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस को डिस्कस किया था और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ थोड़े से एग्जांपल्स भी देखी थी और एक छोटा सा क्विज भी हुआ था आप लोगों का, जो कि तकरीबन लोगों ने इस दफ़ा बेहतर किया है कि मैंने एक दो चेक ही कर पाया था, ज़्यादा चेक नहीं कर सका मैं अभी तक, लेकिन जितनी सबमिशन मुझे आई उससे कंपैरेटिवली बेहतर था। तो उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। उसको मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह इस वीक में या नेक्स्ट वीक के अंदर फाइनलाइज करूंगा। अच्छा जी। अम, एक एग्जाम ये बात करनी थी कि हमारा कोर्स तकरीबन कह लें 95% एंड हो गया है। आज की जो क्लास है उसमें एक दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, उसके बाद आपका कोर्स एंड है। तो नेक्स्ट वीक से जिन लोगों ने प्रपोजल सबमिट करवा दिए थे और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन जैसे जो प्रेजेंट करना चाहे पहले, ठीक है, तो वो काइंडली नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो क्योंकि आप लोगों की जो डेडलाइन है सेशन मार्क्स अपडेट करने की, जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है एलएमएस पे, वो 3 दिसंबर है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों के प्रोजेक्ट्स सारे फाइनलाइज हो जाएं, ताकि उसके आपके ग्रेड्स के ऊपर प्रॉब्लम ना हो। उसके ग्रेड्स ये ना हो कि अपडेट होने से रह जाए और आप लोग के मार्क्स का ऊपर कोई इशू हो। फिर बाद में परमिशन लेनी होती है, बहुत सारे फिर इश्यूज होते हैं, उसके बाद फिर जाके वो रिजॉल्व हो, मतलब हो जाता है ऑन एक्सेस, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, और उसके जैसे रिजल्ट आपका डिले होता है फालतू में। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट्स ने प्रपोजल मुझे इनिशियली मतलब शुरू शुरू में ही सबमिट करवा दिया था, मुझे उम्मीद है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप, मतलब एक क्लास में प्रेजेंट कर दें, तो नेक्स्ट क्लास उसके बाद जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग प्रेजेंटेशंस लेके और रिपोर्ट सबमिशन काइंडली एल जो गूगल क्लासरूम है उस पर करवा दें। तो मैं उस चीज़ को चेक करते हुए आपके मार्क्स वगैरह ताकि फाइनलाइज करना शुरू कर दूं प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो जाएंगे। एक आध क्विज मैं और ले लूंगा ताकि आपके क्विज का जो स्कोर पहले किसी भी वजह से खराब हुआ तो वो थोड़ा सा एकोमोडेट हो जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए, और आप लोग अब थोड़ा सा तरीका आ गया है कैसे करना है, एग्जाम्पल्स भी अब आपके पास ज़्यादा आ गई हैं, ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो उसको आप मैनेज कर लेंगे। असाइनमेंट जो मैं क्लास एक्टिविटीज़ देता हूँ और इसी तरीके से जो आपका प्रोजेक्ट है उसी को मैंने असाइनमेंट के साथ मर्ज किया है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि जो आपका माइलस्टोन 1 है, माइलस्टोन 2 है, उसको मैं एज अ क्लास एक्टिविटी और उसमें असाइनमेंट्स में काउंट कर लूंगा, और क्लास एक्टिविटी जो है वो आपके एडिशनल होगा, जिसकी बेस के ऊपर ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना बेहतर कर रहा है। तो वो जो थोड़ा बहुत गैप है के लिए मार्क्स में, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उसको लेवरेज करने की। आप लोग भी कोशिश करें बेहतर से बेहतर, जितनी चीजें बाकी हैं उनको अच्छे से अच्छा करने की मैं भी कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करवाना है? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से सबमिट करवाना शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। यानी आज अगर 9th है, 9th ऑफ नवंबर है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक 16 है, फिर 23 है, 30 है, यानी आगे 3 क्लासेस अभी आएंगी जो कि आपकी डेडलाइन से पहले पहले, ठीक है। तो डेडलाइन से पहले पहले ये चीज हो जाए तो फिर ये चीजें कर लूँ मैं, ठीक है। और वो मैं सारी चीजें, आप प्रोजेक्ट अच्छा कर लो तो मैं वो वाली चीजें मैनेज करने की कोशिश करूंगा। जो मिड में इश्यूज हो गए कुछ स्टूडेंट्स के साथ किसी भी वजह से, बजाय बहुत सारी हैं, छोड़ दें उनको। अब जो हो गया हो गया, अब आगे को बेहतर कर सकते हैं, तो उस पर आप लोग वर्क ऑन करें। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा जितने आप लोग गैप है उनको लेवरेज करने की कोशिश करूँ। तो काइंडली इसको थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनको भी कोशिश करें, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कर लूँगा, ठीक है। हाँ, वो मुझे उस्मान आपकी ईमेल आ गई थी, ठीक है, मसला नहीं, मैं देखता हूँ उसका भी, कोई और कुछ लेके उसमें अकोमोडेशन कर दूंगा या कुछ और करता हूँ। साथ क्या कह रहे हैं, साथ का भी सुन लूँ। असाइनमेंट मैंने माइलस्टोन दिया हुआ है, मैंने अलग से असाइनमेंट कोई नहीं दिया था साथ, ठीक है। तो अगर आपने माइलस्टोन टाइम पे सबमिट करवाया है तो आपके असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि वही उसी को मैं एज असाइनमेंट ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो क्लास एक्टिविटीज हैं वो भी जिस स्टूडेंट ने टाइमली सबमिट करवाई है वो ज़्यादा बेहतर है, वो उनको ज़्यादा
स्कोर या कह लें आप ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू जिन्होंने लेट करवाया। ऑब्वियसली लेट सबमिशन के मार्क्स थोड़े से डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को पुश करें। अभी भी जो क्लासेस बाकी हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस से कुछ स्टूडेंट्स अभी से मेहनत, जिनका तकरीबन प्रोजेक्ट रेडी है, वो थोड़ी सी एफर्ट्स कर लें और नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में 3-4 स्टूडेंट्स कर लें, उसके नेक्स्ट वीक में 3-4 स्टूडेंट नहीं, मतलब 5-5 6-6 स्टूडेंट्स कर लें, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से अराउंड 40 है। ठीक है, 35 36 40 स्टूडेंट्स हैं हम लोग टोटल जो शीट के ऊपर। तो जितने भी स्टूडेंट है वो सबमिट करवा दें, मतलब जितने जिनका हो गया है वो सबमिट करवा दे प्रोजेक्ट, तो ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में उनको प्रेजेंट करना शुरू कर दें, मतलब उनका ग्रुप प्रेजेंट कर दे, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप प्रेजेंट कर दे। तो जो जो जिन जिन का प्रोजेक्ट रेडी है वो प्रेजेंट कर दे नेक्स्ट क्लास में, तो उनके मार्क्स फाइनलाइज हो जाएंगे। मैं एलएमएस में साथ साथ अपडेट कर दूंगा, तो आप भी थोड़ा इजी हो जाएंगे, आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कहाँ पे जा रहा है, तो फाइनल्स कितने अच्छे करने की कोशिश करनी है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स है नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऊपर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, सेकेंड वीक में करा दें, इस वीक में 2 और प्रोजेक्ट हैं, आप नेक्स्ट वीक में करा दो मुझे, सारे लाजमी नहीं है इसी वीक में करें, तो जितने वो हैं वो फाइनल होपफुली 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का लिखा है। ठीक है, रखा था, और 10 मार्क्स मैंने क्विज़िस के रखे थे। ठीक है, और 10 मार्क्स ही मैंने असाइनमेंट्स के रखे थे, तो 10 10 20 30 मार्क्स आपके उसके हो गए। ठीक है, नहीं सॉरी, 10 क्विज़िस के, असाइनमेंट प्लस प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का है, 30 हो गई है। ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका मिट हो चुका है, 60 मार्क्स हो गए, 40 आपके बच रहे हैं, वो फाइनल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको अकोमोडेट किया है। असाइनमेंट्स के मार्क्स को मैंने प्रोजेक्ट के मार्क्स के साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो 10+10 कर लो, 15+5 कर लो, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो माइलस्टोन आपने सबमिट कराया है उसी को एज असाइनमेंट ट्रीट करूंगा। और जो क्लास एक्टिविटीज है उसकी बेस के ऊपर आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, थोड़े अगर थोड़ा बहुत कोई कमी रह जाए तो उसको भी थोड़ा सा बेहतर अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होगा, ये कोरोना की जो कंडीशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कैंपस खुल पाएंगे फिलहाल। नेक्स्ट ईयर की कहानी है, अगर कैंपस खुला तो नेक्स्ट ईयर में होगा। देखो, मैं जानबूझ के किसी को भी फेल नहीं करना चाहता, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए इक्वल हैं, सब मेरे बच्चों की तरह हैं, तो मैं सबको इक्वल देता हूँ, किसी के साथ कोई पर्सनल बाइसनेस या कुछ भी नहीं है। आप एफर्ट करो, आपकी एफर्ट ज़ाया नहीं जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ। जो एफर्ट करता है उसके मिड में भी अच्छा स्कोर आया, जो अभी भी एफर्ट करेगा आगे भी एफर्ट करेगा उसके अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ी सी चीज़ों को ना प्रैक्टिस और करो, मुझे जो लगता है प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मैं आज भी एक्टिविटीज कुछ दूंगा, वो भी करने की कोशिश करो और भी प्रैक्टिस करो, तो आपका हैंड्स ऑन स्ट्रांग हो जाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि अगर आपकी अच्छी हो गई ना, तो आगे जितने भी आप प्रोग्रामिंग कोर्सेज पढ़ोगे, इवन इंडस्ट्री में जाओगे, वहां पे हर जगह आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स ही काम आते हैं। इवन डेटा साइंस की फील्ड में भी लोग जो जाना चाहते हैं, एआई वगैरह, एआई की साइड पे भी जो जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छी आनी चाहिए, तभी वो उस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। मैं खुद डेटा साइंस में काम करता हूँ और करता भी रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, कुछ ना कुछ रिसर्च में या प्रोजेक्ट्स में कर रहा होता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहरहाल आपकी कहीं ना कहीं आके आपको तंग करेगी, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रगल करके थोड़ा सा सीखा नहीं ना, तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, मैं जावा पे भी काम करता हूँ, पाइथन पे भी करता हूँ, सी शार्प पे नहीं करता। सी शार्प आप लोगों के लिए करना थोड़ा बहुत सीखा है, तो अब इसको भी शायद थोड़ा सा यूज करूँ। जावा पे भी काम करता हूँ, लेकिन जावा पे मैंने ज्यादातर जो काम किया है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे किया है, वेब एप्लीकेशंस पे जावा पे नहीं काम किया है। वेब एप्लीकेशंस पाइथन पीएचपी इन सब पे काम किया है। पाइथन मजेदार लैंग्वेज है, डेटा साइंस के लिए सबसे अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस है, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज जो पैकेजेस हैं ज़्यादातर पाइथन में, तो उनको यूज़ करते हुए काम किया जाता है। लेकिन पैकेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी नॉलेज होना, तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग में सी शार्प भी यूज़ हो सकती है, जावा भी यूज़ हो सकती है, पाइथन भी यूज़ हो सकती है, तीनों यूज़ हो सकती हैं। आपकी मर्जी है, आप किसको लेके कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभी तो आपके नेटवर्किंग के कोर्स आएंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी है, क्रिप्टोग्राफी का कोर्स है, इस तरीके जो कोर्सेज है उनको अच्छा सा पढ़ें। अगर आप
एथिकल हैकिंग साइड पे जाना चाहते हैं, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस और उसकी जो चीज़ें हैं, उनको ट्राई करें, ठीक है? खैर दैट्स ऑल। अच्छा, आज जो हमने डिस्कशन करनी है 2-3 टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करने हैं। मैंने मैंने एलएमएस पे मार्क्स अपलोड कर दिए हैं और जो एलएमएस पे वो सही हैं। किसी के क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो मुझे बता दें। एलएमएस पे मैंने वही मार्क्स अपलोड करे हैं जो मैंने दिखाए थे, ठीक है सबको? हाँ, बनाना मैंने ये बोला था कि अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको मैं सिखाऊँ हेलो वर्ल्ड लिखना और मैं बोलूँ कि जीटीए वाइस सिटी बना के दिखा दो, ये वाली बात बोली होगी मैंने, कि ये मैं एग्ज़ाम्पल नॉर्मली देता भी हूँ। तो जीटीए वैसे अगर वाइस सिटी बनाना सीखना है उसके लिए यूनिटी का प्लेटफ़ॉर्म है। फिर ये कि इस पे या तो लास्ट क्लासेस जो होंगी ना उनमें से डिस्कशन कर लेना। तो किस टेक्नोलॉजी के लिए, किस एरिया के लिए कौन-सी टूल है, उस पे थोड़ी-सी कह लें आपकी काउंसलिंग कर दूँगा। लेकिन पहले जो कोर्स है उसको ऊपर तो फ़ोकस करो, उसके ऊपर तो एम्फेसिस करो सही से, उसको अच्छा करो। यूनिटी होता है वैसे यूनिटी के ऊपर बेसिकली काम होता है गेम्स का ज़्यादातर। यूनिटी है और भी हैं, लेकिन यूनिटी इज़ वन ऑफ द अ, थिंग जो कि ज़्यादा यूज़ होती है। यूनिटी 3D है, 2D पे भी 2D गेम्स भी बन जाते हैं और भी हैं कोकोआ एक प्लेटफ़ॉर्म है और भी हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए काम करते हैं। मैं थोड़ा-सा दिखा दूँ, मुझे यूनिटी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे पास यूनिटी नहीं है। मैंने वैसे एक दफ़ा किया था सेटअप यूनिटी का और थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ था जब बैचलर्स में था कि हमारे जो वो था बैचलर्स में बहुत सारे ग्रुप्स थे तो एक ग्रुप ने 2 ग्रुप्स ने गेम बनाया था। तो यूनिटी पे ही काम करते थे और हम लोग कभी-कभार बैठ के साथ भी चीज़ें कर रहे होते थे, तो मैं थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, लेकिन अभी तो नहीं है। यूनिटी आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें एग्ज़ाम्पल गेम होता है एक छोटा-सा बना हुआ, तो आप उसके साथ थोड़ा प्ले ऑन करके सीख सकते हो, ठीक है? खैर, आज का जो टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है वो स्ट्रक्चर्स एंड इन्यूमरेशंस हैं और दोनों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हो सकता है स्ट्रक्चर आप लोगों ने और इन्यूमरेशन आपने शायद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी शायद टच किया हो या आप में से कुछ लोगों ने जो किसी तरीके से भी इंटर्नशिप या किसी तरीके से भी इंटीग्रेटेड है इंडस्ट्री से, शायद उन्होंने कहीं न कहीं इसको यूज़ किया हो। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग क्लासेस हमें पता चल गई, ऑब्जेक्ट्स हमें पता चल गए, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग पता चल गई, इनहेरिटेंस पता चल गई, एक्सेस मॉडिफायर्स, स्पेसिफायर्स जो है उनको यूज़ करना आ गया, गेटर्स, सेटर्स को यूज़ करना आ गया। तो ये सारी चीज़ें अब जब आ गई, अब कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक फ्लो से है, ठीक है? कि जब फ्लो आपको अपने कोड का मैनेज करना हो, वो बेहतर हो जाए फ्लो मेंटेनेबल हो जाए, मैनेजेबल हो जाए, तो उसके लिए बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आज थोड़ी-सी डिस्कस करेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर्स हैं, इन्यूमरेशंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे और इस पे ही एंड करेंगे। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कि आप शुरू से जितनी भी डेवलपमेंट करते हुए आए हो, वो एक वन सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही कर रहे थे आप। कि आप मॉड्यूल वाइज़ बेसिकली जो क्लास है वो एक तरीके का आपका मॉड्यूल है, ठीक है? और आप डिफरेंट क्लासेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ बिल्ड कर सकते हो और उनको इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर पीस ऑफ वर्किंग कोड आज आपके पास आ जाता है। और डिफरेंट मॉड्यूल्स को या डिफरेंट पैकेजेस को मिला के एक बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली काम मतलब चीज़ें देख चुके हैं। अब उनको उनकी इंटीग्रेशन, उनके फ्लो को बेहतर करने की तरफ थोड़ा-सा अ, डिस्कशन है। तो पहला पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर्स एंड इन्यूमरेशंस करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे, ठीक है? आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये 3 चीज़ें ही हैं, इनकी डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल्स को हम लोग ट्राई करेंगे, कोड के साथ-साथ देखेंगे, तो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेता हूँ। तो स्ट्रक्चर डेमो नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है? अच्छा जी, स्ट्रक्चर बेसिकली क्लासेस की तरह ही होते हैं, जैसे हम क्लासेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, ठीक है? उसी तरीके से मतलब सिमिलर भी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं।
लेकिन क्लासेस जो होती हैं वो रेफरेंस टाइप के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती हैं। यानी हमें जब भी क्लास को यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बना के उसको उसको रेफर करते हुए हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रक्चर्स वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हम जो भी टाइप डिफाइन करते हैं उसके साथ साथ उसी 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 स्ट्रक्चर के अंदर अंदर ही उसकी टाइप उसकी वैल्यू वगैरह हम असाइन करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लास के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, क्लास को हम एक जनरल एज अ कह लें आप एक कैप कह लें या एज अ बकेट यूज कर रहे होते हैं और उसके अंदर पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए उसके डिफरेंट फ्लेवर्स बना रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स सिमिलर तो होते हैं क्लास की तरह, लेकिन इंस्टेड ऑफ रेफरेंस टाइप स्ट्रक्चर्स वैल्यू टाइप होते हैं, ठीक है। कि इस क्लासेस के अंदर जैसे हम रेफरेंस के तौर पे जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग वैल्यूज के थ्रू डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे होते हैं। वेरिएबल्स के जो भी नेम्स होते हैं उनको कॉल करते हुए उनको यूटिलाइज करते हुए हम लोग काम कर रहे होते हैं। और स्ट्रक्चर्स के अंदर एक और जो कह लें जो डिफरेंस है क्लासेस के साथ, जब हम उनको अगर इन कंपैरिजन देखें तो स्ट्रक्चर्स को आप एक्सट्रैक्ट नहीं बना सकते और प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। यानी ओवरलोड एंड ओवरराइडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिंपल अगर आपको कोई काम है, मिसाल के तौर पे एक बुक है या कोई एक जर्नल है, उसकी कुछ डिटेल्स को मेंटेन करना है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली इट्स कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। जैसे हैविंग डिफरेंट टाइप्स, जैसे एरे होती है। एरे में हम क्या कर रहे होते हैं कि एरे के अंदर हम सेम टाइप के ही डिफरेंट वेरिएबल्स वैल्यूज को रख रहे होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है लेकिन सेम डेटा टाइप होती है। स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स भी रख सकते हैं। यानी एक इंटीजर की वैल्यू है, एक फ्लोट की वैल्यू है, एक उसकी वैल्यू है डबल की है या किसी और टाइप की है, ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है वो मिलता जुलता होता है क्लासेस से। तो ज्यादा बातों के बजाय मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के उसमें बीच में। सिंटेक्स के लिहाज से ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूजेज के लिहाज से ऑब्वियसली डिफरेंस है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसका नाम रख लेते हैं बुक। बुक के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बुक की जो जनरल फील्ड्स होती हैं, जैसे बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम और कॉपीराइट कब हुई थी वो, यानी पब्लिश कब हुई थी वो। पब्लिक एक ये फील्ड बना लिया हमने, एक फील्ड उसके टाइटल की बना लेते हैं और एक फील्ड हम इसकी कॉपीराइट ईयर कह लें आप उसको, ये बना लें। ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। और जो भी स्ट्रक्चर का नाम हो वो फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस बेसिकली इसका स्कोप है। और अब जो भी आप टाइप रखना चाहें, स्ट्रिंग, जैसे ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जिसको जिसको मिला के हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। सी प्लस प्लस अगर आप फ्यूचर में कभी पढ़ें या कभी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो या पढ़ेंगे कभी कहीं, तो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर्स को बहुत यूज करवाया जाता है एरेज के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कि एरेज और इनको साथ साथ पढ़ाया जाता है। लेकिन खैर हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देख रहे हैं, तो उसके सेंस में इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये वैल्यू टाइप कह सकते हैं आप, और जो क्लासेस हैं वो रेफरेंस टाइप हो सकती हैं, ठीक है। पब्लिक, अच्छा इसको क्लोज अभी नहीं करना, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग टी, इंटीजर सी। जैसे हम एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस टाइप
बना लिया, ठीक है। ऑथर a, टाइटल इक्वल्स t, सॉरी, एंड जो है हमारा कॉपीराइट ईयर इक्वल्स टू, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी क्लास बना लेते हैं जिसमें हम इसको यूज करेंगे। क्लास स्ट्रक्चर डेमो, इसके अंदर मेन मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक मेन, न्यू बुक, और यहाँ पे हम वैल्यूज पास कर देंगे जैसे हम कर रहे हैं। स्ट्रक्ट्स इनहेरिट, अगर क्लास, जिस क्लास में आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको इनहेरिट कर लो तो आप उस स्ट्रक्चर की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से इनहेरिट हो सकता है, यानी जिस तरह क्लास इनहेरिट होती है उस तरीके से इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ऑथर है, अब ऑथर लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर सिराज, ठीक है, और टाइटल ऑफ बुक रख लेते हैं इंट्रो टू कंप्यूटिंग, और जो ईयर है, जिस ईयर ये कॉपीराइट वाली जो बात हम कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं लेट्स से 2020, ठीक है, जिस ईयर में भी हम लोग हैं। ये बन गया। और एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, न्यू, ये आपके पास ये चीजें आ गई दो, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्टर बना लिया कह लें आप, ठीक है, या उसकी कॉलिंग कह लें आप, ठीक है, और उसको फिर एक क्लास बना के उस क्लास में यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह तो हमने इस स्ट्रक्चर को कॉल कर लिया, ठीक है, और एक जगह इसको अभी एम्प्टी रखा है। इसकी वैल्यूज को हम खुद सेट करेंगे बाय एक्सेसिंग बुक टू डॉट टाइटल बुक टू डॉट डेस्टिंग, जैसे हमने यहाँ पे बुक का कंस्ट्रक्टर बना के काम किया है ना, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के विदाउट कंस्ट्रक्टर भी इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि डिफरेंट तरीके से आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। So, fine. So, book, so book, by, मैंने गलत करा, एक मिनट, बुक डॉट ऑथर बाय ऑथर आ गया, और कॉपीराइट ईयर कहने आप, जो कॉपीराइट का वो होता है, बुक डॉट कॉपीराइट ईयर, ठीक है, ये एक प्रिंट करा लिया, ठीक है, जो इसकी बेसिकली ये वाली बुक की वो है, कॉलिंग कह लें आप, इसकी एग्जीक्यूशन कह लें, टू गिव एन स्पेस, नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हैं, क्या है, अब बुक टू को यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो बुक टू के लिए एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ बुक टू डॉट टाइटल इक्वल्स नल,
अगर बुक टू का टाइटल नल है, ठीक है, कुछ भी सेट नहीं है, जो कि यहाँ पे हमने सेट नहीं किया क्योंकि, ठीक है, तो फिर कंसोल नेम इज नल। अगर ये ना हो, अदरवाइज क्या, वो बुक टू का टाइटल सेट करवा देते हैं, बुक टू डॉट टाइटल इक्वल्स टू इंट्रो रिलेटेड प्रोग्रामिंग, बुक टू डॉट ऑथर इक्वल्स अली अहमद, कोई भी है, ठीक है, और डॉट कॉपीराइट ईयर इक्वल्स 2019 डेट से, ठीक है। कंसोल डॉट, अगर इसको प्रिंट करा लेते हैं तो कंसोल डॉट राइट लाइन नाउ कंटेन्स, यानी बुक टू की वैल्यूज अब हमने अपडेट कर दी, वैल्यूज इसमें ऐड कर दी, अब उस वैल्यूज को हम प्रिंट करवा रहे थे। कंसोल राइट लाइन, सेम ये वाली लाइन ही पूरी आएगी, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, बस बुक टू रेफरेंस चेंज करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसका रेफरेंस चेंज हो गया और प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ का एरर दे रहा है, ये मेरा एक्स्ट्रा शेल, ठीक है। स्ट्रक्चर बुक इसका है, ये इसका ठीक है, इसका आ गया, ये इसका आ गया, ठीक है, अब सही है। पैरेंथेसिस एक मिस कर दिया था। ऑल राइट, ठीक है, तो हम क्या क्या किया है, अगेन एक दफा रिकैप कर लेते हैं कि कोड करता रहा बीच में। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, सॉरी यहाँ तक है स्ट्रक्चर, ठीक है, और जिसमें तीन बेसिकली फील्ड्स हैं, एक स्ट्रिंग ऑथर है, एक स्ट्रिंग टाइटल है, और एक इंटीजर कॉपीराइट ईयर है। फिर हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और एज अ कंस्ट्रक्टर उसको यूज किया कहना, हाँ, उसमें उसकी वैल्यू सेट करवा दी, ठीक है, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग टी और सी। फिर एक क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में हमने दो इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए बुक क्लास के, एक विद इंफॉर्मेशन, जो कि बेसिकली ये इस वाली कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा है, ठीक है, और एक विदाउट एनी पासिंग एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद हमने बेसिकली नेक्स्ट में कंडीशन लगा के चेक कर लिया, अगर टाइटल नल है तो उसके बाद हमने टाइटल्स को या इंफॉर्मेशन जो थी उसको राइट करवा के उसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ ही है ये, जो क्या आप इसका पूछ रहे हो ना, स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये स्ट्रक्ट बुक जो है ना, ठीक है, ये यहाँ पे ये ओपन हुआ है, ये पूरा एंड तक चल रहा है, यानी ये स्ट्रक्ट के अंदर ही, स्ट्रक्ट बुक के अंदर ही सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, अलग नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये आ गया। गैप दे दो थोड़ा और बेहतर करते हैं इसको, ठीक है, तो ये आ गया। तो स्ट्रक्ट ये यहाँ पे जो ओपन हुआ था ना स्ट्रक्ट बुक, ठीक है, ये उस स्ट्रक्ट के ही स्कोप में सारी चीजें आई हैं, ठीक है, उसके स्कोप में सारी चीजें हैं। अगर आप होवर करोगे तो स्ट्रक्ट का स्कोप यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी बेसिकली वैसी आ रही है। डिफरेंस यही है ना कि यहाँ पे हम वैल्यूज पर्सपेक्टिव में चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे हमने
जो वैल्यूज थी क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं नॉर्मली, हम लोग स्ट्रक्ट के अंदर नहीं, क्लास के अंदर भी इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि क्लास, पब्लिक क्लास और क्लास के अंदर फील्ड्स बनाई। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके साथ ही उसकी वैल्यूज वगैरह को सेट करवा के, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अदर थिंग्स, उसके रेफरेंस के बजाय हम उसकी डायरेक्ट वैल्यूज को सेट करके या डायरेक्ट वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है क्लास और इसमें स्ट्रक्ट में। ठीक है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये तो सेम क्लास की तरह ही है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास की तरह ही काम कर रहा है। ये वाली जो लाइन है, ये आप क्लास वाली चीज नहीं है, ये आपने कंस्ट्रक्टर वाली की वजह से कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं आपके क्लास के भी हम कंस्ट्रक्टर बना के ये काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्ट का जो दो डिफरेंसेस मैंने बताया, एक तो ये वैल्यू ओरिएंटेड है, ठीक है, वैल्यू स्पेसिफाइड है इंस्टेड ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, ठीक है, या ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये जो बन गया बस अब इसी वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जहां भी हमें यूज करना होगा हम इसी ऑथर डॉट करके जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको डॉट करके उसकी डाटा टाइप लिखी यही होंगी। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग नहीं हो सकती स्ट्रक्ट की। ये आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में, क्लास की तो हो सकती। ठीक है, क्लास के अंदर जो फील्ड्स है उसकी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है सबको, या कंफ्यूजन है कोई तो पूछ लें। लास्ट जो पता है क्या, रन करूं? अच्छा, पहले सिराज वाला आ गया, बुक 2 पहले, वो अगर खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, तो उसके बाद हम तो नल है क्योंकि, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और बाकी ये प्रिंट हो गया बाय अली अहमद और ये चीज। ठीक है, मैंने ये बात बोली रेफरेंस वाली की, जो क्लास होती है ना वो क्लास रेफरेंस बेस्ड होती है। क्लास की जो कॉलिंग जब हम करते हैं कॉल क्लास को, तो हम एज अ रेफरेंस करते हैं, तो रेफरेंस के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमेशा और उसके थ्रू उसको रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्ट होता है, ये रेफरेंस ओरिएंटेड नहीं होता, ये वैल्यू ओरिएंटेड होता है। ठीक है, या आप ये कह लें कि इसकी जो कॉलिंग होती है वो वैल्यू से हम लोग कर रहे होते हैं। सही है, और उसका जो मेजर डिफरेंस है, जैसे जो सेकंड मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग वगैरह हम कर सकते हैं क्लासेस के अंदर। स्ट्रक्ट को हम ओवरलोड ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपने वैल्यूज जो उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी वही यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। बाकी बिहेवियर के लिहाज से अगर आप बोलेंगे तो बिहेवियर के लिहाज से दोनों तकरीबन समहाउ सेम ही है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है, जस्ट टू मतलब वही अगेन वही वाली बात है कि आगे बाद डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएं, तो एक डिफरेंट ऑप्शन है ये वो एक्सप्लोर करवाया है आपको। जैसे एनुमरेशन है, अभी मैं एनुमरेशन की एग्जांपल करवाता हूँ। तो एनुमरेशन भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो एरे ही है, इसमें और एरे में क्या फर्क हुआ। तो बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है थोड़ा बहुत, उस रिप्रेजेंटेशन का या डेटा का भी फर्क है बस। मैंने जो काम किया है, जैसे ये स्ट्रक्ट बनाया है, इसके अंदर मेथड बनाने का कह रहे हो, इसके अंदर इसको मेथड बना के भी कॉल करवा सकते हो, फिर स्ट्रक्ट की जरूरत नहीं है, फिर आप इनको एज अ फील्ड रख लो। ठीक है, इनको ऐसे ही रहने दो, स्ट्रक्ट में मत डालो उसको। ठीक है, एक और क्लास बना लो, उसमें डाल दो, उसमें मेथड बना के उसको कर लो। ठीक है, हाँ वो वही चीज कह रहा हूँ मैं, फिर आप उसको कर सकते हो। फिर जब कॉल करोगे तो जो भी वैल्यू हो यूजर इनपुट से मिसाल के तौर पे आप वैल्यू सेट करवा दो, वट एवर जिस तरीके से आप करवाना चाहो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, इन्यूमरेशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर ब्रेक का टाइम भी हो जाएगा। अच्छा जी, इन्यूमरेशन क्या होती है? ठीक है, इन्यूमरेशन बेसिकली जिस तरीके से एरे में क्या होता है कि एरे में हम लोग सेम डेटा टाइप की जितनी वैल्यूज हम चाहें, मतलब जितना हम उसका साइज रखेंगे एरे का, उतनी वैल्यूज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूलेशन बेसिकली नेम्ड इंटीग्रेशन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है कि होती वैल्यू इन्यूमरेशन की इंटीजर ही है, लेकिन हम उसको नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 1 है, ठीक है, 1 एक नंबर है,
2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है। अब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग या इंटीजर 1 2 3 वैल्यू सेट करने के बजाय हम इन्यूमरेशन यूज करते हुए 1 को फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 1 कह दें, और ऑप्शन 2 को ऑप्शन 2 कह दें, 3 को ऑप्शन 3 कह दें। इस तरीके से इन्यूमरेट्स बनते हैं। और इन्यूमरेट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स की बेसिकली वैल्यू आप खुद स्पेसिफाई नहीं करते। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एक दफा जो आपने डिफाइन कर दी वही वैल्यू रहती है, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। तो इसी तरीके से इंटीजर के जो इन्यूमरेट्स होते हैं, जो भी आप उसका नाम रखेंगे, ठीक है, फिर उनकी वैल्यूज इम्प्लिसिटली खुद ही उसकी स्पेसिफाइड वैल्यूज होती हैं। जैसे उसका खुद वो एक कह लें आप, उसका वैल्यूज होगी 1 2 3 4 5 6, और उसका जो भी आप नाम रखें उस नाम को यूज करते हुए आप फिर उसे कॉल कर सकते हैं। ये वाली जो बात है, ये कॉल करने वाली जो बात है, ये एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर क्लियर होगी, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मैं एग्जाम्पल कोशिश करता हूँ अगर उतने में कंप्लीट हो जाए, वरना फिर मैं जो रह जाएगी चीज फिर मैं वो उसके बाद कंटिन्यू कर लूंगा। ब्रेक के बाद नमाज ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्लास नहीं बना रहा, अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ इन्विटेशन बनती कैसे है। इनम का कीवर्ड यूज होता है इन्विटेशन के लिए, ठीक है, और जो भी नाम रखना चाहें आप इन्विटेट का अपने, ठीक है, वो होता है। और इन्विटेट की लिस्ट होती है, इन्विटेशन जिसकी भी आप बनाना चाहें। ये इसका जनरल सिंटेक्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एप्पल का इन्विटेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें कैसे बना सकता हूँ वो मैं, ठीक है, एप्पल। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल और नॉर्मल एप्पल या बस एप्पल लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली जो एप्पल है, जो इन्यूमरेट है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रीन एप्पल लिखा हुआ है, बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 3 है। तो रिप्रेजेंटेशन या देखने के लिहाज से ये एरे की तरह है, ठीक है, लेकिन इनकी कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज होती है, ठीक है। येलो भी हो सकता है, वो तो मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, ठीक है। गोल्डन भी होता है, गोल्डन एप्पल भी होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग इस चीज एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, और एक क्लास बनाता हूँ मैं जिसमें हम लोग मैंगो की डिफरेंट जो टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स का इन्यूमरेट बना के उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। क्लास एंड डेमो, और मैंगो जो भी उसका नाम रखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। मैंगो में लेट से कौन सा, और ब्लैक कौन सा, और एक आध और लिख लेते हैं, ठीक है। रेटोल, ये भी एक फैमिली तो खैर बहुत बड़ी है मैंगो की, ये कुछ मैंने वो रखा है, ठीक है। अच्छा जी, इस पे क्या है, आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड एक्सपेक्टेड मैंगो क्लास के अंदर इसको बोल लिया आइडेंटिफाइड, इसको यूज करते हैं, फिर पता चलेगा। फाइनल इसका पूरा कोड कर लूँ, कॉलिंग के बाद पता चलेगा है इसका। स्टैटिक वॉइड मेन, और string,